हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की यूरोप का इतिहास 1789 से 1870, हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 से 1870 सब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका DSC 10 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 से 1870 सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 6 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम हमारी यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 6 औद्योगिकरण, स्वरूप, काम की बदलती प्रकृति, समाज में परिवर्तन, औद्योगिक शहर में जनजीवन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत, यूरोप एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था, और यह जो बदलाव था, यह बदलाव खेती से फैक्ट्रियों तक, गांव से शहरों तक और हाथ के काम से मशीनों तक की यात्रा थी। तो इस क्रांति को इतिहास में कहा गया है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो आइए चलते हैं उस दौर में जहां से आधुनिक दुनिया की शुरुआत हुई। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे औद्योगिकरण 18वीं से 19वीं शताब्दी की सबसे बड़ी सामाजिक आर्थिक क्रांति थी। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के मध्य से ही यह प्रक्रिया शुरू हुई और बाद में पूरे यूरोप और पूरी दुनिया में फैल गई। तो स्टूडेंट, जो हमारी 18वीं से 19वीं शताब्दी की जो सबसे बड़ी सामाजिक आर्थिक क्रांति थी, वो थी हमारी औद्योगिक क्रांति। और जो हमारी ये क्रांति थी, इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई और फिर धीरे धीरे ये पूरे यूरोप और पूरी दुनिया में फैलती चली गई। इसका प्रभाव केवल उत्पादन पर ही नहीं पड़ा, बल्कि समाज, राजनीति, संस्कृति और जनजीवन पर गहरा असर हुआ। तो जो ये क्रांति थी, इस क्रांति के आने से केवल उत्पादन ही नहीं बदला, बल्कि समाज, राजनीति, संस्कृति और लोगों के जीवन को भी इस क्रांति ने गहराई से प्रभावित किया है। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है औद्योगिकरण का स्वरूप। तो अब हम बात कर लेते हैं औद्योगिकरण के स्वरूप के बारे में। तो स्टूडेंट, औद्योगिक क्रांति की जो पहचान थी, वो थी मशीनों का उदय और फैक्ट्री सिस्टम। तो उद्योग और मशीनों का उदय, उत्पादन हाथ से करने की बजाय मशीनों से होने लगा। तो जो हमारी औद्योगिक क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति में जो मशीन थी, उनका जो महत्व था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो अब जो हाथ के कारीगर होते थे, उनकी जगह मशीनों से काम होने लगा था। दूसरा है हमारा कारखानी प्रणाली, फैक्ट्री सिस्टम। काम गाँव की बजाय बड़े बड़े कारखानों में होने लगा। तो अब क्या किया गया, पहले कुछ जो काम किया जाता था, जो भी फैक्ट्री सिस्टम लाई जाती थी, तो उसमें क्या होता था, उसमें जो काम होता था वो गांव में कराया जाता था, लेकिन अब काम के लिए अलग अलग बड़े बड़े कारखाने स्थापित कर दिए गए थे, और उन कारखानों में ही किसी चीज का उत्पादन या वो कार्य होने लगा था। नई तकनीकें आ गई थी, जैसे कि स्पिनिंग जेनी, सूती धागा बनाने की मशीन। तो जो स्पिनिंग जेनी है, ये कपड़ा बनाने की एक मशीन थी, ये स्थापित हो गई थी। स्टीम इंजन आ गया था, जो कि जेम्स वोट ने बनाया था। तो जेम्स वोट का स्टीम इंजन भी इस समय प्रभावित था। साथ साथ रेल और जहाज़ों में मशीनरी का उपयोग। तो जो रेल और जहाज होते थे, उनमें भी मशीनरी का उपयोग होने लगा था। तो इससे इन सभी जो ये नई तकनीकें आए, तो स्टूडेंट आप खुद सोचिए, जब किसी चीज़ में नई तकनीक आ जाती है तो उसमें वृद्धि होगी या उसमें उत्पादन की कमी होगी। तो क्या हुआ, उससे उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। बड़े पैमाने पर सामान रास्ता और सस्ता अधिक बनने लगा। तो इन सब ने उत्पादन को तेज, सस्ता और बड़े पैमाने पर संभव बनाया। इसी के साथ साथ कृषि से उद्योग की ओर परिवर्तन। पहले अधिकांश लोग खेती में लगे थे, लेकिन अब बड़ी संख्या में मजदूर उद्योग और खदानों में काम करने लगे। तो स्टूडेंट, जो खेती है वो किसानी से, जो खेती किसानी थे
वे लोग अब उद्योगों और खदानों की ओर बढ़ने लगे, यानी कि जो समाज की दिशा है वो बदल ही गई थी। तो यही था हमारा एक छोटा सा औद्योगिकरण का स्वरूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कार्य की बदलती प्रकृति। तो अब हम बात कर लेते हैं कार्य की बदलती प्रकृति के बारे में। गृह उद्योग से कारखाना प्रणाली। तो स्टूडेंट, पहले लोग घरों या छोटे कुटीर उद्योगों में स्वतंत्र रूप से काम करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब वे ज़्यादा घंटे टाइम काम करने लगे, कारखाना प्रणाली आ गई। यानी कि अब गृह उद्योग की जगह बड़े बड़े कारखाने बनने लगे, उन कारखानों में व्यक्ति काम करने लगे। तो काम पहले कुटीर उद्योगों में स्वतंत्र रूप से होता था, अब तय समय तय जगह और मशीनों पर होने लगा। यानी कि जो कारखाना प्रणाली आई, कारखाना प्रणाली में समय को, काम के समय को तय किया गया, समय की जंग काम के करने की जगह को तय किया गया, और साथ ही साथ जो काम था वो हाथों की बजाय मशीनों से होने लगा। मजदूरी का नियत मजदूरी मिलने लगी, लेकिन काम के घंटे बहुत लंबे, 12 से 14 घंटे होते थे। तो अब क्या होता था, अब लंबे लंबे घंटे, 12 से 14 घंटे फैक्ट्री में व्यक्तियों को बिताने पड़ते थे। तय जगह और तय समय पर काम किया जाता था, और मशीनों पर आधारित कठोर श्रम ये होता था। इसी के साथ काम का मानवीकरण हुआ, यांत्रिकरण। यानी कि एक नया फैक्ट्री सिस्टम मजदूरों के जीवन को बेहद कठिन बना रहा था। इसी के साथ साथ महिला और बच्चों को भी कम मजदूरी पर कठोर काम करना पड़ता था। तो जो महिला और बच्चे वर्ग थे, उस पे भी, उनको भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन जो काम की अपेक्षा उनकी जो मजदूरी थी वो उनको कम दी जाती थी। साथ साथ कामगारों और मालिकों के बीच श्रमिक पूंजीपति संघर्ष बढ़ा। तो जो इंसान होता था, वो इंसान श्रम अब मशीन की छाया में बंध चुका था। तो यही था हमारा काम की बदलती प्रकृति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था प्राथमिक स्रोत विश्लेषण। प्राथमिक स्रोत विश्लेषण में हम देखेंगे तो 19वीं सदी के यात्रियों, लेखकों और समाजशास्त्रियों ने लिखा कि कारखानों और खदानों में काम बहुत कठिन था। तो स्टूडेंट, जो हमारे समकालीन यात्री और लेखक थे, उन सभी ने लिखा कि फैक्ट्री और खदानों में काम करना बहुत ही कठिन होता था और बहुत ही खतरनाक होता था। इसमें बाल श्रम, दुर्घटनाएं, बीमारियों और असुरक्षित माहौल आम थे। तो यहाँ पर भारी श्रम, दुर्घटनाएं, बीमारियां, ये सभी जो व्यवस्था थी, ये आम तौर पर हमें देखने को मिल जाती थी। कामगार वर्ग की स्थिति दयनीय थी। यह जो मजदूर वर्ग था उसके लिए ये एक दयनीय स्थिति। यानी कि औद्योगिक क्रांति ने समृद्धि तो कर दी, लेकिन जो कीमत है वो कीमत चुकाई मजदूर वर्ग ने। तो यही था हमारा एक प्राथमिक स्रोत विश्लेषण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है समाज में परिवर्तन को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं समाज में परिवर्तन को लेकर। तो स्टूडेंट, औद्योगिक क्रांति ने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया था, और जो ये दो हिस्से थे वे नए वर्ग के उदय हुए, जिसमें पहला आया हमारा पूंजीपति वर्ग, दूसरा आया हमारा श्रमिक वर्ग। तो जो पूंजीपति वर्ग था वो फैक्ट्री मालिक, यानी कि कारखाना मालिक, व्यापारी होता था। श्रमिक वर्ग में मजदूर या कर्मचारी आते थे जो कि फैक्ट्री में काम करते थे। इसी के साथ साथ हम देखते हैं शहरीकरण को। तो गाँव से लोग शहरों में आकर बसने लगे। तो गाँव से लोग शहरों में आने लगे तो अर्बनाइजेशन, यानी कि जो शहरीकरण था वो बढ़ने लगा। साथ साथ सामाजिक असमानता, पूंजीपति और मजदूरों के बीच गहरी खाई हुई। तो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो पार्टी हो गई, वो और बढ़ गई। इसी के साथ साथ सामाजिक आंदोलन, मजदूरों ने अपने अधिकारों के लिए संगठन बनाए। तो मजदूर होते थे जो, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। साथ साथ शिक्षा और सुधार आंदोलन हुए। औद्योगिकरण से शिक्षा और वैज्ञानिक सोच भी फैली। तो जो शिक्षा और वैज्ञानिक सोच है उसका भी हमें विस्तार देखने को मिलता है। तो ये सब था हमारा समाज में परिवर्तन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है औद्योगिक शहर में जीवन को लेकर। तो तेजी से बढ़ते शहरों में भीड़ भाड़, गंदगी, प्रदूषण और बीमारियां फैल गई। मजदूर गरीब बस्तियों में रहते थे। तो स्टूडेंट, जो औद्योगिक शहरों का जीवन था वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा विरोधाभास था, क्योंकि एक और कारखाना मालिकों और मध्यम वर्ग की समृद्धि थी, वहीं दूसरी ओर मजदूरों की गरीबी और कठिनाई थी। तो एक तरफ तो अमीरों की समृद्धि थी, इसी के साथ साथ नई सांस्कृतिक जगह थी, जैसे कैफे, क्लब, अखबार, साहित्य, ये सब खुलने लगी थी। और दूसरी तरफ मजदूरों की गरीबी थी, गंदगी और बीमारियों से भरी बस्तियां थी, प्रदूषण और भीड़ था। तो नई संस्कृति, कैफे, क्लब, अखबार और साहित्य का विकास, रेलवे और परिवहन ने शहरों को जोड़ा और उद्योगों को बाजार मिला। तो जो रेलवे और परिवहन थे उन्होंने भी शहरों को जोड़ा, और जो उद्योग थे उनसे उद्योगों को बढ़ावा मिला। लेकिन आम मजदूर का जो जीवन था वो कठिन से कठिनतर हो गया था। तो यही था हमारा औद्योगिक शहर में जीवन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। सारांश में हम देखें,
औद्योगिकरण ने उत्पादन, काम और समाज को पूरी तरह बदल दिया। तो स्टूडेंट, जो औद्योगिक क्रांति थी उसने उत्पादन, काम और समाज को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था, परिवर्तन ला के रख दिए थे। क्योंकि कारखाना प्रणाली के कारण मजदूर वर्ग का उदय हुआ और श्रम की प्रकृति बदली। तो फैक्ट्री सिस्टम ने मजदूर वर्ग को जन्म दिया। पूंजीपति और मजदूरों के बीच संघर्ष बढ़ा। पूंजीपति और मजदूर के बीच संघर्ष ने श्रमिक आंदोलन और समाजवाद की नींव रखी। तो इसी के साथ साथ समाजवाद और मजदूर आंदोलन की नींव पड़ी। औद्योगिक शहरों ने नई सुविधाएं और संस्कृति दी, लेकिन साथ ही गरीबी, गंदगी और असमानता की समस्या भी खड़ी थी। तो शहरों में नई सुविधाएं और संस्कृति आई, लेकिन साथ ही गरीबी और असमानता जो थी वो हमें देखने को मिल जाती है। यानी कि जो औद्योगिकरण था उसने आधुनिक समाज की बुनियाद रखी, लेकिन ये जो बुनियाद थी, ये बुनियाद संघर्ष और विरोधाभास से भरी हुई बुनियाद थी। तो यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर 3 का ही आता है, जो कि हमारा रहने वाला है यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 7। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे सामाजिक किण्वन परिवर्तन, श्रमिक आंदोलन, उदारवाद का उद्भव एवं प्रारंभिक समाजवाद के बारे में। तो स्टूडेंट, कल्पना कीजिए आप 19वीं सदी के यूरोप के किसी औद्योगिक शहर में रहते हैं। चारों तरफ कारखानों की धुआं, उड़ती चिमनियां, मशीनों की तेज आवाजें और मजदूरों की थकी हुई आंखें। तो एक तरफ फैक्ट्री मालिकों की चमकती हवेलियां, दूसरी तरफ गरीब बस्तियों की गंदगी और बीमारी। यही वो दौर था जिसने समाज को हिला दिया और जन्म दिया नए विचारों को, जो थी हमारे थे श्रमिक आंदोलन, उदारवाद और समाजवाद का। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे 18वीं से 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण ने समाज को गहराई से बदल दिया। तो स्टूडेंट, जो 18वीं से 19वीं सदी में औद्योगिकरण था उसने समाज का ढांचा ही पूरी तरीके से बदल के रख दिया था। मशीनें और कारखानों के चलते नए वर्ग, पूंजीपति और श्रमिक का उदय हुआ। तो इस समय दो नए वर्ग उभरे। पहले हमारे पूंजीपति वर्ग, जो कि कारखाने के मालिक या व्यापारी होते थे। दूसरे हमारे श्रमिक वर्ग, जो कि मजदूर, किसान, मजदूरी पर काम करने वाले लोग होते थे। असमानता, शोषण और गरीबी ने श्रमिक आंदोलनों, उदारवाद और समाजवाद जैसी विचारधाराओं को जन्म दिया। तो ये जो असमानताएं थी, इन्होंने सामाजिक उथल पुथल को एक जन्म दे दिया और यही दौर यूरोप में सामाजिक किण्वन का प्रतीक था। तो ये जो सारी कहानी थी हमारे औद्योगिकरण थी, इसने ही सामाजिक किण्वन या सोशल फेमेंटेशन का एक प्रतीक बना, उसकी एक नींव रखी। तो स्टूडेंट सोचिए, गांव से आया एक मजदूर अब 14 घंटे कारखाने में काम करता है, कम मजदूरी उसको मिलती है और रात को स्लम में भूखे बच्चों का सामना भी करना पड़ता है। तो इसी दर्द ने विद्रोह और नए विचारों की नींव रखी। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सामाजिक उत्साह को परिभाषित करना। तो अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक उत्साह आखिर है क्या। सामाजिक उत्साह की परिभाषा को हम देख लेते हैं। तो सामाजिक किण्वन का अर्थ है जब समाज में तेजी से परिवर्तन हो और लोग असंतोष से व्यक्त हो। तो सामाजिक जो किण्वन है वो हम उसको ही कहते हैं जब किसी भी समाज में कोई भी तेजी से बदलाव हो रहा है और जो समाज है वो उससे संतुष्ट नहीं है, असंतोष से भरा हुआ समाज है, तो उसको ही हम सामाजिक किण्वन कहते हैं। औद्योगिकरण से देखें तो औद्योगिकरण से अमीर और गरीब में गहरी खाई बनी। तो जो औद्योगिकरण था उसने अमीर गरीब की खाई गहरी कर दी। मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई। तो मजदूरों की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। राजनीतिक अधिकार सिर्फ अमीर वर्ग तक सीमित रहे, यानी कि जो राजनीतिक अधिकार थे वो सिर्फ पूंजीपति वर्ग को ही दिए जाते थे। जो हमारे श्रमिक वर्ग थे उन पर ये अधिकार नहीं थे, उन तक ये अधिकार सीमित कर दिए गए थे। इन हालातों ने समाज में असंतोष और आंदोलनों की नींव रखी। तो ये जो माहौल बना, इस माहौल ने नए आंदोलन और नई विचारधाराओं को जन्म दे दिया। तो यही थी हमारी सामाजिक उत्साह को परिभाषित करना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है श्रमिक आंदोलन का। तो अब हम बात कर लेते हैं श्रमिक आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले हम मजदूरों की स्थिति देख लेते हैं। स्थिति हम देखेंगे, मजदूरों को 12 से 14 घंटे तक काम करना पड़ता था। मजदूरी कम, काम असुरक्षित और बच्चे व महिलाओं से भी कठोर परिश्रम करवाया जाता था। तो उस टाइम मजदूरों की स्थिति भी थी, वे 12 से 14 घंटे काम करते थे। महिलाओं और बच्चों से भी कठोर परिश्रम कराया जाता था और उसी के साथ साथ कम मजदूरी और असुरक्षा भी वहां पर उनको मिलती थी। प्रारंभिक प्रतिरोध में देखें तो मजदूरों ने मशीनें तोड़नी शुरू करी।
सबसे पहले जो आंदोलन थे, श्रमिक आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई लुडियट मूवमेंट से। यानी कि जो ये मूवमेंट था, इसमें मजदूरों ने मशीनें तोड़ दी, क्योंकि वे समझते थे कि मशीन उनकी रोजी छीन रहा है। यानी कि मशीनों की वजह से जो उनकी रोजी रोटी है वो छीन रही है। सेकंड आया ट्रेड यूनियन। तो धीरे धीरे मजदूर संगठित हुए और अपने अधिकारों के लिए यूनियन बनाने लगे। तो ट्रेड यूनियन क्या था हमारा? ट्रेड यूनियन या संगठन भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये मजदूरों द्वारा बनाया गया एक संगठन था, जिसमें वे अपने अधिकारों को संरक्षित करना चाहते थे। तो यही था हमारा ट्रेड यूनियन। उसके बाद आए चार्टिस्ट आंदोलन। चार्टिस्ट आंदोलन हमारे इंग्लैंड में चलाए गए। तो मजदूरों ने सार्वभौमिक मताधिकार, वेतन और काम की शर्तों में सुधार की मांग करी। तो इंग्लैंड में एक चार्टिस्ट मूवमेंट आया, जिसमें मजदूरों की मांग थी कि वे सार्वभौमिक मताधिकार स्थापित करें, बेहतर काम की शर्तें स्थापित करें और न्यूनतम मजदूरी को रखा जाए। तो स्टूडेंट, एक फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चों की टुकड़ी, जिनके हाथ मशीन में कट जाते थे, उनका त्याग किया अब और नहीं। यही गुस्सा बाद में संगठित आंदोलन में भी बदल गया। तो यही था हमारा श्रमिक आंदोलन। परिणाम यही हुआ इसका कि श्रमिक आंदोलन ने आगे चलकर श्रम कानून, न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे घटाने और श्रमिक अधिकारों की दिशा में सुधार करवाए। तो यही था हमारा श्रमिक आंदोलन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है उदारवाद का उद्भव। तो अब हम बात कर लेते हैं उदारवाद के उद्भव के बारे में। तो सबसे पहले हम उदारवाद की परिभाषा समझ लेते हैं, आखिर लिबरलिज्म या उदारवाद होता क्या है। तो स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन। तो स्टूडेंट, उदारवाद में स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन किया जाता है। उसी विचारधारा को हम उदारवाद या लिबरलिज्म कहते हैं। और यह विचारधारा फ्रांसीसी क्रांति और प्रबोधन से आई थी। तो इसकी जो जड़ें देखने को मिल जाती है हमें, वो हमें फ्रांसीसी क्रांति और प्रबोधन काल में देखने को मिल जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं उदारवादियों की मुख्य मांगों के बारे में। तो उदारवादियों की क्या क्या मुख्य मांगे थी? पहली मांग थी प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता। तो उदारवाद कहता है कि जो प्रेस है, यानी कि जो मीडिया है, और जो भाषण है, उसकी स्वतंत्रता व्यक्ति को होनी चाहिए। संसद आधारित शासन और संवैधानिक राजशाही। और जो शासन होना चाहिए वो संसद आधारित होना चाहिए। संपत्ति और कानून के सामने समानता। तो अगर कोई संपत्ति है या कानून है, वो सभी के लिए समान होना चाहिए, किसी भी तरह का उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यापार और उद्योग में स्वतंत्रता, यानी कि सभी को अपना अपना काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो उदारवाद ने आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी, लेकिन यह शुरू में केवल मध्यम वर्ग तक सीमित था। मजदूरों और गरीबों को इसमें जगह नहीं मिली। तो स्टूडेंट, जो उदारवाद था ये शुरू तो हो गया, लेकिन शुरू में ये अधिकार सिर्फ मध्यम वर्ग तक ही सीमित थे। मजदूर और गरीब वर्ग इसमें शामिल नहीं थे। तो यही था हमारा उदारवाद का उद्भव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है प्रारंभिक समाजवाद का। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक समाजवाद के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे औद्योगिकरण के शोषण ने मजदूरों और विचारकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि समाज को सिर्फ स्वतंत्रता नहीं, बल्कि समानता और न्याय भी चाहिए। तो स्टूडेंट, जो औद्योगिकरण है, उसके शोषण ने समाजवाद को जन्म दिया। और इसके कुछ प्रमुख विचारकों को हम देख लेते हैं, प्रारंभिक समाजवादी विचारकों के। इसमें हमारे सबसे पहले आते हैं सेंट साइमन। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे सेंट साइमन जी है। तो इन्होंने उद्योग और विज्ञान के आधार पर समाज चलाने की वकालत करी। तो समाज विज्ञान और उद्योग पर आधारित व्यवस्था हमारे सेंट साइमन जी ने दी। सेकंड है हमारे चार्ल्स फूरियो, सहकारी समाज और श्रमिक अधिकार। तो चार्ल्स फूरियो ने सहकारी समाज और श्रमिक अधिकार की मांग करी। रॉबर्ट ओवेन, इंग्लैंड में आदर्श औद्योगिक कॉलोनी बनाई, मजदूरों की शिक्षा और जीवन स्तर सुधारने की कोशिश करी। तो जो हमारे इंग्लैंड के रॉबर्ट ओवेन थे, उन्होंने आदर्श औद्योगिक कॉलोनी बनाई, जिसमें मजदूरों की शिक्षा, उनके जीवन स्तर, इन सभी को सुधारने की कोशिश की गई। तो इन विचारकों ने पूंजीवाद की आलोचना की और अब मजदूरों के कल्याण की मांग की। आगे चलकर कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने इसे वैज्ञानिक रूप देकर वैज्ञानिक समाजवाद की नींव रखी। तो बाद में जो मार्क्स और एंगल्स थे, उन्होंने इसे वैज्ञानिक रूप दिया, जो कि हमारा वैज्ञानिक समाजवाद कहलाया। तो स्टूडेंट, रॉबर्ट ओवेन ने अपनी फैक्ट्री में बच्चों के लिए, स्कूल और मजदूरों के लिए अच्छी बस्तियां बनाई। उन्होंने साबित किया कि मुनाफे के साथ साथ इंसानियत भी निभाई जा सकती है। तो यही था हमारा प्रारंभिक समाजवादी विचारक, प्रारंभिक समाजवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का प्रतिबिंब। तो अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के प्रतिबिंब के बारे में। तो सबसे पहला जो प्रतिबिंब देखने को मिलता है, वो औद्योगिकरण में देखने को मिलता है, यानी कि समाज का नया ढांचा। तो एक नया सामाजिक ढांचा हमें देखने को मिला। श्रमिक आंदोलन में देखे मजदूर वर्ग की शक्ति का उदय।
तो जो मजदूर वर्ग की शक्ति थी उसका उदय हुआ, उसका विकास हुआ। उदारवाद देखने को मिलता है जिसमें लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नींव रखी गई। समाजवाद देखने को मिलता है जिसमें आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय की मांग रखी गई। तो ये सभी परिवर्तन 19वीं शताब्दी के यूरोप की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को नया रूप देने वाले साबित हुए। तो इन सब ने 19वीं सदी के यूरोप की राजनीति और समाज को नया रूप दे दिया। तो यही था हमारा एक छोटा सा सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का प्रतिबिंब। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे औद्योगिकरण से समाज में असमानता और शोषण बढ़ा, जिससे सामाजिक किन्वन हुआ। तो औद्योगिकरण से असमानता और शोषण बढ़ा। श्रमिक आंदोलन ने मजदूरों की स्थिति सुधारने की कोशिश करी। तो जो मजदूर आंदोलन थे उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उदारवाद ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक शासन का मार्ग प्रशस्त किया। तो जो उदारवाद था उसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करी। समाजवाद ने समानता और सामाजिक न्याय की अवधारणा दी। जो समाजवाद था उसने समानता और सामाजिक न्याय का सपना दिखाया। ये सभी धाराएं मिलकर आधुनिक लोकतांत्रिक और सामाजिक विचारधाराओं की आधारशिला बनी। तो जब ये तीनों व्यवस्था मिल गई, इन तीनों ने मिलकर आधुनिक लोकतंत्र और सामाजिक विचारधाराओं की नींव ये बनकर उभरे। तो स्टूडेंट, ये था हमारा 19वीं सदी का वो दौर जब मजदूर, उदारवादी और समाजवादी विचार एक साथ समाज को नया आकार दे रहे थे। अगर आज आपको मजदूरों के अधिकार, लोकतंत्र या समानता मिल रही है, तो इसकी जो जड़ें है वो इतिहास में छुपी हुई है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 3 में हमारे टोटल 2 ही चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यही थी हमारी 3rd यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट एवं लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।